हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामस्ली क्लासेस में। तो वन लाइनर का सीरीज में चला रहा हूँ। और देखिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये नंबर्स मैं थोड़े चेंज कर देता हूँ, जैसे कभी 51 लाइनर्स, कभी 51, कभी 49, ताकि आपको ये ना लगे कि सेम ही वीडियो आपको दिया जा रहा है। मतलब ये कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। सारे ही सेशंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आने वाले और भी सेशंस में अलग अलग प्रकार से मैं आपको अलग अलग जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। जैसे अगली वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। फैक्ट्स मतलब जो सीधे आपको याद करना है और एज़ इट इज़ आपको एग्ज़ामिनेशन में पूछ देता है ना? उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसे फैक्ट्स भी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप अपनी तैयारी जून 2026 की करना चाहते हैं तो 9015 9015 958713, है ना? 9015 95 8713 इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। बार बार पूछे जा रहे जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें के 49 ऐसे कॉन्सेप्ट्स आप लोग के लिए मैं लेके आया हूं। बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं। बार बार मैं बता चुका हूं और अब आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा। रिलायबिलिटी जो होता है, रिलायबिलिटी, रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीयता। तो देखिए, रिलायबल चीज कब होगा? जब बार बार आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस हो, यानी कंसिस्टेंट हो, बार बार निरंतर एक ही आप रिजल्ट एक ही कंडीशन में प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आपका रिसर्च रिलायबल है। और वैलिड रिसर्च तब होगा जो आप मापना चाहते हैं वही माप दे। यानी कि मान लीजिए आप टेम्परेचर मापने जा रहे हैं और आपने टेम्परेचर ही मापा, तो आपका रिसर्च वैलिड होगा। लेकिन टेम्परेचर मापने जा रहे हैं और आपने अगर प्रेशर माप के आ गए, तो फिर वो इनवैलिड रिसर्च हो जाएगा। तो मेजरिंग व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर, वैलिडिटी का अर्थ है वही मापना जो मापने का उद्देश्य है। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये जनरल से पर्टिकुलर जाता है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई डिडक्ट करना है, कम करना है। कम कब होगा? जब कोई सामान्य चीज होगी और सामान्य से विशिष्ट आप जाएंगे तो वो कम होगा। वही इंडक्टिव मतलब इंड्यूस करना है। इंड्यूस मतलब क्या होता है? जोड़ना है, प्लस करना है। तो ये पर्टिकुलर से जनरल या स्पेसिफिक टू जनरल या विशिष्ट से सामान्य की तरफ हम जाते हैं। मोड क्या होता है? मीन मीडियन मोड में मोड जो सबसे ज्यादा बार एक डेटा सेट में आने वाला स्कोर या आने वाला अंक जो होता है उसको हम मोड कहते हैं, सर्वाधिक बार जो प्रकट होता है। मीडियन क्या है? मीडियन डिवाइड करता है दो इक्वल हाफ्स में पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना? तो यानी कि अगर मीडियन कोई दे दिया तो मीडियन के इधर जो है और इधर जो है, बिल्कुल उसका बीच का पॉइंट होगा मीडियन, याद रखेंगे। मीन क्या होता है? मीन जो है ये सभी मानों का औसत होता है, एवरेज वैल्यू होता है। जितने भी मान, तो इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं और मीन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन के, यानी कि जो माध्य है उसके अराउंड में कितना डेटा जो है वो घूमता है, वेरिएबल है, यानी फैलाव को मापता है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के आसपास के फैलाव को मापता है कि मीन के आसपास कितना डेटा है। एफए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होता है और समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट एंड में होता है, अंत में। तो समेटिव इवैल्यूएशन करके हम प्रमोट करते हैं बच्चों को अगले कक्षा में, और ये जो है ये बेहतरी के लिए होता है कि बच्चों को अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उनके उस दिक्कत का निवारण करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। एक्शन रिसर्च जो होता है ना, ये हम कंडक्ट करते हैं इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तत्कालिक समस्या हल करने के लिए कक्षाओं में एक्शन रिसर्च करते हैं। हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च को एक डायरेक्शन देता है, एक दिशा देता है। हाइपोथेसिस एक हम कह सकते हैं कि टेंटेटिव आंसर, संभावित उत्तर होता है ना? नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसको हम एच नॉट के नाम से जानते हैं? ये बताता है कि कोई भी चीज के होने के पहले और बाद में कोई अंतर नहीं है ना? मान लीजिए कि कोई दवा है, तो उस दवा को खाने पर भी कोई अंतर नहीं और ना खाने पर, मतलब ना खाने, उसको खाने के पहले भी और बाद में भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ अगर, तो नल हाइपोथेसिस। कुल मिला के ये है। और सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जब आप सैम्पलिंग करते हैं, जब भी आप जो है वो टोटल पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं, तो उस समय पर कई बार जो है वो एरर हो जाता है, गलती हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि पॉपुलेशन अलग हो गया आपका और सैंपल का अलग हो गया। सैंपल आपने किसी और ही पॉपुलेशन का ले लिया, तो सैंपलिंग एरर हो जाता है। रैंडम सैंपलिंग मतलब क्या होता है कि आपने जो है हर एक यूनिट को, हर एक इकाई को समान अवसर दिया है। मान लीजिए 100 जो है आपने बॉल्स ले लिया और 100 बॉल में से रैंडमली आपने 10 बॉल पिक कर लिया, उसमें चाहे जो भी कलर आ जाए, तो सबको बराबर मौका मिला था। अब उसमें से जो भी निकल जाए उसको हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं।
पॉपुलेशन क्या होता है? टोटल, संपूर्ण लक्षित समूह, यानी एंटायर टारगेट ग्रुप जो होता है ना, वो पॉपुलेशन जाना जाता है। और इसमें से ही सैंपल जो है, इसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो पॉपुलेशन का प्रतिनिधि करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। पायलट स्टडी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो रहा है। पायलट स्टडी मतलब एक छोटे लेवल पे ट्रायल, आप समझ लीजिए। किसी भी चीज को फुली लॉन्च करने से पहले एक ट्रायल करते हैं ना, मेन स्टडी के पहले, उसको हम पायलट स्टडी कहते हैं। ट्रायंगुलेशन मतलब अलग अलग प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करके अगर आप जो है वैलिडिटी को बेहतर कर रहे हैं, अगर वैधता को बढ़ा रहे हैं, इसको हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। प्लेजरिज्म मतलब साहित्यिक चोरी। इसका मतलब हुआ कि दूसरे के काम को बिना क्रेडिट दिए अगर आपने यूज कर लिया तो वो प्लेजरिज्म होता है। और इससे बचने के लिए आप जो है अलग अलग स्टाइल में साइट करते हैं या साइटेशंस देते हैं, जैसे एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल होता है। हाँ, ऐसे करके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। ओपन एक्सेस जर्नल्स क्या होते हैं? ओपन एक्सेस जर्नल होते हैं जो कि फ्री में, निःशुल्क जो है आपको शोध की सामग्री उपलब्ध करवाते हैं, ऐसे जर्नल्स होते हैं। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि आप डिजिटल जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल संचार में और अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए कर रहे हैं, उसको हम आईसीटी कहते हैं। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स, मिक्स टाइप ऑफ लर्निंग। तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग और फेस टू फेस जो ऑफलाइन मोड है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो मिक्स होता है, इसी को हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, इज इक्वल टू ब्लेंडेड लर्निंग। स्वयं जो है ये भारत का अपना मूक प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स का प्लेटफॉर्म होता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स इसका फुल फॉर्म होता है। ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है ना, ये अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम स्तरों का वर्गीकरण करता है, कॉग्निटिव लर्निंग लेवल्स का को क्लासिफाई करता है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है पहले एक ओल्ड टैक्सोनॉमी और एक न्यू टैक्सोनॉमी, दो प्रकार की है। न्यू टैक्सोनॉमी जो है वो बाद में 2001 में, और ओल्ड वाला 1953 के आसपास में आया था। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या होता है? फ्लिप्ड मतलब कि उलट, मतलब जो काम कक्षा में होता था वो घर पे, और जो घर पे होता था वो कक्षा में होगा। यानी कि आपको टीचर जो हैं वो आपके सारे सामग्री दे देंगे, बोलेंगे कि घर पे वो वीडियो, वो नोटबुक अच्छे से आप पढ़ के रिवाइज करके आएंगे, और क्लासरूम में डिस्कशन होगा, है ना। तो फ्लिप्ड क्लासरूम इसको हम कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जो होता है ना, ये लर्नर्स को अपना नॉलेज एक्टिवली, ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं उनको सक्रिय होकर करने के लिए प्रोत्साहित करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण जो है तभी प्रभावी होता है जब संदेश को अच्छे तरीके से समझ पाया जाए। और समझेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि संदेश को समझा गया कि नहीं? फीडबैक के जरिए। अगर फीडबैक सही मिल गया, यानी कि संदेश को अच्छे तरीके से समझा गया है। नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ एक ऐसा बाधा है जो संप्रेषण को विकृत करता है, एक ऐसा बैरियर है जो कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर शाब्दिक जो संचार होता है ना, ये हाव-भाव, मुद्राएँ और चेहरे के संकेत, यानी जेस्चर, पोस्चर और फेशियल क्यूज़ के इस्तेमाल से। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ तो जो मैं इशारे ऐसे कर रहा हूँ। फिर मैं सामने बैठ के अगर पढ़ रहा हूँ और टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मैंने ऐसे अगर नॉड किया, सिर हिलाया, या फिर ऐसे किया, जो भी किया वो सभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज के इंटेंडेड मीनिंग को समझने के लिए। डायगोनल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये है और ये बिंदु है, तो ये आपका वर्टिकल हो गया। लेकिन एक बिंदु यहाँ बना दूँ तो ये इसका डायगोनल हो गया। कुल मिला के मतलब ये है कि एक मान लीजिए सेल्स के पर्सन हैं, जो कि सुपीरियर तो है ही, मैं सीनियर है ना? और एक पर्सन मार्केटिंग के हैं, जो कि जूनियर है। तो अगर सेल्स का पर्सन मार्केटिंग के जूनियर से अगर संपर्क कर रहा है, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ। और वही अगर सेल्स का पर्सन सेल्स के ही जूनियर से अगर संपर्क कर रहा है, तो वो वर्टिकल हुआ। तो डायगोनल का मतलब ये होता है, अलग-अलग लेवल, अलग-अलग यूनिट के बीच में अकर होने वाला कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। एंट्रोपी क्या होता है कम्युनिकेशन में? बार-बार पूछा जाता है। कम्युनिकेशन में एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था या डिसऑर्डर, या मैसेज में अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए, जो आप संदेश दे रहे हैं उसको समझने में अगर कोई दिक्कत आए, कन्फ्यूजन है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। बार चार्ट जो है ये कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करता है, कैटेगरीज वाले डेटा को कंपेयर करता है। हिस्टोग्राम जो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंटीन्यूअस डेटा में दिखाता है। जो कंटीन्यूअस डेटा है उसके फ्रीक्वेंसी को हिस्टोग्राम से हम देख सकते हैं। पाई चार्ट जो होता है ना, पाई चार्ट ऐसा होता है, जैसे अ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसा होगा। अब एक ये यहाँ पर इसका एक आप दिखाएँगे कि भाई जो ये एकदम पाई की तरह दिख रहा है ना, जैसे पिज़्ज़ा की तरह। तो पाई चार्ट इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे बना के और अलग-अलग जो है वो कैटेगरीज़ को बता देते हैं कि भाई इतना वाला ये जो है एप्पल है,
ये वाला ऑरेंज है, ये वाला जो है ये मैंगो है, ऐसे करके आप दिखाते हैं चीज़ों को। कोरिलेशन का मतलब होता है, देखिए, दो चरों के बीच में जो संबंध है इसको मापने को हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन जो है एक चर के आधार पर दूसरे का पूर्वानुमान लगाना, उसका प्रेडिक्ट करना रिग्रेशन कहलाता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ना, इसका इस्तेमाल हम कैटेगोरिकल डेटा एसोसिएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये दो या दो से अधिक ग्रुप के मीन को यानी उनके माध्यों को आपस में कंपेयर करता है। टाइप 1 एरर जिसको मैं बार-बार कहता हूँ, ये महापाप। महापाप क्यों कहता हूँ? क्योंकि एक नल हाइपोथेसिस है, यानी ऐसा हाइपोथेसिस जो कि कोई भी रिलेशन नहीं बता रहा है और वो सत्य है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये आपका टाइप 1 एरर हो गया, है ना? टाइप 2 एरर में आपने गलत नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लिया, है ना? तो ये टाइप 2 एरर है, ये पाप है। याद रखिएगा, पाप और महापाप से आप याद रख सकते हैं। महापाप मतलब ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया और फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर फ्री और ओपन एक्सेस देते हैं या फिर बहुत ही लो कॉस्ट पे काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर आप पूछें मुझसे तो मैं आपको बोलूँगा कोर्सेरा, एडेक्स, खान अकेडमी, है ना? और भारत का अपना जो है वो है स्वयं। ये सभी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर जिसको हम कहते हैं, ये दिखाता है कि टोटल एनरोलमेंट जो है वो, मान लीजिए कि 100 लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, इसमें से 85 लोग स्कूल जा रहे हैं, तो मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हो जाएगा? 50/100, याद रखिएगा। यानी पात्र जनसंख्या की तुलना में कुल नामांकन कितना है। एक्रेडिटेशन जो है, एक्रेडिटेशन ये अश्योर करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड, संस्थानों में गुणवत्ता मानकों की पुष्टि करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचर की एबिलिटी, टीचर की क्षमता कि कितना बेहतर वो पढ़ा सकता है, कितना प्रभावी रूप से पढ़ा सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड ये दर्शाता है। शिक्षार्थी केंद्रित जो शिक्षण है ना, इसका फोकस होता है शिक्षार्थी के, स्टूडेंट के नीड्स पे, उनकी ज़रूरतों और उनकी सहभागिता, उनकी पार्टिसिपेशन को। करिकुलम जो होता है ना, पाठ्यक्रम, ये एक प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक योजनाबद्ध शिक्षण अनुभव होता है करिकुलम, है ना? ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, इसका मतलब क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उपकरण, छोटे-मोटे जो भी हैं, जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया, अब उसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो ई वेस्ट के अंदर आ जाता है। इसका भी निष्पादन करना बहुत आवश्यक है और आजकल ई वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, डेवलप हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन, ज़्यादा से ज़्यादा टैब खरीदते हैं, कभी खराब हुआ तो फिर फेंक देते हैं। ये कंज़्यूमरिज़्म आ गया है ना? उपभोक्तावाद, कंज़्यूमरिज़्म जिसे हम कहते हैं, और इस वजह से हमें अपने प्रोडक्ट्स को हम रीयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हम नया खरीद लेते हैं और फिर वो ई वेस्ट बन जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास जो है ना, यानी आज की जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करते हुए भविष्य को भी हम क्षति ना पहुँचाएँ, ऐसे रूप से अगर हम विकास करें तो इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना? और एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2015 में 17 गोल्स और 169 टारगेट्स जो है ये रखे गए थे, और जो टारगेट है वो दिया गया 2030 तक का लक्ष्य रखा गया कि 30 तक हमें ये 17 गोल्स को अचीव करना है ना? जिसमें कि भुखमरी हटाना, गरीबी उन्मूलन, इसके अलावा हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना? और फिर मैटरनल हेल्थ, जो शिशु का और माँ का जो हेल्थ है, इन सभी को, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, है ना? जो पानी के ऊपर रहने वाले जीव, पानी के अंदर रहने वाले जीव, अर्बनाइजेशन के लिए बहुत सारे अलग-अलग हमने डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं। और इसके पहले सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जो कि आपके एमडीजी कहलाते थे, और इन ये उतने व्यापक नहीं थे, लेकिन एसडीजी जो है ये काफ़ी व्यापक गोल्स हैं, जो कि हमने लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये कुछ 49 वन लाइनर्स थे जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, और इन वन लाइनर्स को जो है आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, और इसी के आधार पर आगे आपसे प्रश्न जो है वो आपके पेपर 1 में पूछेगा। मैं बहुत श्योर हूँ कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, अगले लेक्चर के साथ। ज़रूर जुड़िएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन का सीरीज़ लाने वाला हूँ मैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।